अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एलविस कैपिटल। थर्सडे को जहां हमने छोड़ा था वहां पे मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको वॉल्यूम्स के पे एक वीडियो बना के दूंगा। और थर्सडे को जब मैं प्राइस सेक्शन आखिर में डिस्कस करा था तो मैंने कहा था कि अगर फ्राइडे को अगर प्राइस यहाँ क्लोज हुई तो ऐसा होगा। तो फ्राइडे को चूंकि छुट्टी थी, बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप क्या शायद भूल गए थे, तो मैंने अपॉलॉजी भी की कि मैं फ्राइडे को रबीउल अव्वल था और मेरे जहन में नहीं था कि कल छुट्टी होगी। तो फ्राइडे को थर्सडे को मैंने ये कहा था कि अगर फ्राइडे को प्राइस जो है वो 39,630 के एरिया से नीचे क्लोज होती है तो आने वाले वीक में ये प्राइस एक्शन मजीद खतरनाक हो सकता है। लेकिन चूंकि ये कैंडल स्टिल जो है वो आउटसाइड बेरिश है, एनगल्फिंग बेरिश है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्राइस जो है वो स्टिल डाउन ट्रेंड है और कैप करके नीचे प्राइस खुली है। ऊपर से जब सिप शावर का हादसा हुआ है तो टू ब्लैक गैपिंग बना है ऊपर, तो अभी प्रेशर तो है आने वाले। अभी यूएस कलेक्शन भी है और हमारा जो बाउंड यील्ड है वो भी डाउन ट्रेंड पे है, तो ट्रेंड रिवर्सल तो हो चुका है। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर प्राइस जो है वो 39,630 के एरिया से नीचे क्लोज होती है तो आने वाले वीक में मजीद प्रेशर होगा और फिर हम जो है इसको 36,900 के एरिया तक प्राइस जा सकती है, जो कि ये जोन बनता है। तो लेकिन चूंकि फ्राइडे को सेशन ऑफ था तो प्राइस हमारी फाइनली जो है फॉर द वीक एंड फॉर द मंथ जो है प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई। तो उसको हम दोबारा से देख लेते हैं। अगर आप देखें तो जो सितंबर था वो भी एक ऊपर से शूटिंग स्टार बना था। प्राइस जो है उसमें काफ़ी प्रेशर था और यहाँ से अगर देखें इस ट्रेंड को लेके चलें तो ऊपर जहाँ पहले शूटिंग स्टार बना था उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग दो कैंडल्स नीचे अगले 2 महीने तक प्राइस उसने नीचे 29,000 का एरिया टेस्ट किया। अब दोबारा से जो लॉकडाउन शुरू हो चुका है और अभी नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है, तो फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर ये जो अनडिसाइसिव कैंडल है ये एक तरह से गुड साइन भी है। गुड साइन ऐसे है कि पीछे जो पहले जहाँ पे जो जनवरी में शूटिंग स्टार बना था उसके बाद प्राइस बहुत तेज़ी से आई थी। फरवरी में ये लॉकडाउन का टाइम था। अभी जो कि लॉकडाउन अब अनाउंस हुआ है तो अक्टूबर में प्राइस जो ये जो एक लॉन्ग लेगेड डोजी बन रही है जिसका अपर शेडो भी है और लो शेडो भी है, तो इसका मतलब ये है कि इवन दो के प्राइस यहाँ से शूट करके ऊपर भी गई अक्टूबर में, नीचे भी आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पीपल वर अनडिसाइसिव फॉर अ क्लियर डायरेक्शन। मतलब ऑन अ मंथली बेसिस मार्केट ने कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं ली और अब चूंकि सेंटीमेंट आने वाले उसमें बेरिश है, तो अब ये देखना है कि आया कि प्राइस जो नवंबर में अभी ओपन होगी वो 39,888 से अगर गैप करके नीचे ओपन होती है तो फिर इसमें मजीद आपको प्रेशर देखने में मिलेगा। वही बात, वही मेरी स्टांस वही रहेगा। अगर 39,630 से नीचे आती है प्राइस तो प्राइस में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम चले जाएं अपने आवरली चार्ट में विद मूविंग एवरेजेस, तो ये जो आपका डिमांड जोन बन रहा है 16 अक्टूबर के बाद, प्राइस इस वक्त जो है इस जो मॉर्निंग स्टार के बिल्कुल ऊपर इस वक्त प्राइस खड़ी है। इसका जो मॉर्निंग स्टार का हाई है वो बनता है 39,854। तो 39,850 का जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका नीचे आते हुए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट 39,888 पे। अगर ये मार्केट इस 39,850 को ब्रीच करते हुए 39,630 के नीचे आके क्लोज होती है तो फिर प्राइस जो है में आप मजीद आप देखें प्रेशर देखेंगे और हो सकता है कि प्राइस दोबारा फिर 39,250 का एरिया दोबारा टेस्ट करके इसको नीचे ब्रेक भी कर सकती है। लेकिन अभी फिल वक्त चूंकि मार्केट ने जो 6 अक्टूबर का डिमांड जोन था ये जहाँ पे एक्यूमुलेशन हुई है, वो एक जो बेरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो 6 अक्टूबर को रिवर्स हुआ, तो उस जोन से मार्केट ने जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली और मार्केट इस वक्त जो है अपनी 6 अक्टूबर के बाद जो सेकंड डिमांड जोन बना था 16 अक्टूबर उसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है मार्केट। तो इससे अगर मार्केट यहाँ अगर एक ज़्यादा गैप बना के नीचे अगर नहीं खुलती बल्कि जो थर्सडे का पॉजिटिव क्लोज है उसको पॉजिटिविटी को लेके अगर थोड़ा सा ऊपर खुलती है तो फिर प्राइस हो सकता है कि दोबारा 41,200 के एरिया में आके इस जोन को टेस्ट करे, जो कि हमारा ऊपर से नीचे आते जो हमने ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पहले का तय किया हुआ है, जो कि 41,160 के एरिया से लेकर 40,000
250 सॉरी 40,167 के एरिया से लेकर 40,250 के एरिया तक का ये जोन बनता है हमारा रेजिस्टेंस का। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिवली खुलती है तो ये फिर ऊपर हमारे साथ पास ये क्वेश्चन, हम इस एरिया को दोबारा टेस्ट कर सकते हैं ऊपर जाकर। लेकिन चूंकि ओवरऑल जो है वो सेंटीमेंट इस वक्त बेरिश है, मार्केट अंडर प्रेशर है और यूएस कलेक्शन भी 2 दिन में यूएस कलेक्शन है, तो मार्केट जो है वो क्लियर डायरेक्शन नहीं लेगी, साइडवेज प्राइस रह सकती है, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट मार्केट ने इस वक्त अच्छी सपोर्ट ली है और डबल सपोर्ट है। डबल सपोर्ट से मुराद ये है कि एक तो मार्केट जो है फुल फोर्स से रिवर्स हुई 6 अक्टूबर के डिमांड जोन से और फिर इसने सपोर्ट ली 16 अक्टूबर के डिमांड जोन पे वापस आके उसके ऊपर क्लोज हुई। तो एक अच्छा क्लोज था, जो कि यहाँ से प्राइस अगर कल ऊपर खुलती है तो फिर हम देखेंगे प्राइस थोड़ी साइडवेज रहेगी, थोड़ा सा ऊपर जाके 40,200 का एरिया भी हम टेस्ट कर सकते हैं या 40,180 तक जा सकते हैं। तो ये एरिया हम कल टेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो बुनियादी वजह जो मैं इस वक्त आपको जो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी प्राइस अगर ऊपर खुली तो साइडवेज रहेगी, उसकी वजह ये है कि अगर हम थोड़ा चले जाएं 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो आखिर में आप देखें कि जैसे मार्केट जो है वो लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही थी प्राइस, तो RSI भी लोअर लो बनाती हुई आ रही थी और आखिरी के जो आपका हाफ एन आवर का जो आपका प्राइस सेक्शन था, जहाँ से प्राइस ने यहाँ पे ज़बरदस्त सपोर्ट ली 6 अक्टूबर के प्राइस सेक्शन पे, जो पीछे डिमांड जोन है वहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस जब ऊपर आई फुल मेरा बुजू बना के, जो कि आउटसाइड इनगल्फिंग आपका बुलिश कैंडल बनती है 15 मिनट्स के चार्ट पे। जब ये प्राइस ऊपर आई और यहाँ पे आके क्लोज होती है तो उस वक्त थोड़ी सी डाइवर्जेंस आती है आपकी RSI में, कि यहाँ से RSI जो आपकी लोअर लो बना रही है, इसको अगर देखें RSI जो लोअर लो बनाती हुई आ रही है, लेकिन एंड पे आके इसने हायर हाई बनाया है, मतलब कि ऊपर से आप लोअर लो के साथ लोअर हाइज बनते हुए आ रहे हैं। यहाँ से लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई बनते हैं, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लेकिन आखिर के आधे घंटे के प्राइस सेक्शन में मार्केट ने एक हायर हाई बनाया है। तो थोड़ी सी डाइवर्जेंस है। अगर ये मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली खुलती है तो प्राइस थोड़ा साइडवेज रहेगी। इसका पॉजिटिव खुलने का जो दूसरा स्ट्रॉन्ग वो नोशन ये है कि मार्केट ने थर्सडे को थोड़ा सा रिवर्सल शुरू किया है बॉन्ड यील्ड के अंदर। इसको अगर हम डेली चार्ट में ले जाऊं, थोड़ा सा अपटेक आई है डेली चार्ट में बॉन्ड यील्ड में। तो हमारी चूंकि मार्केट लैगिंग है, जिसमें आर्बिट्रेशन है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब तक कि आपकी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज अगले आने वाले कुछ महीनों में सालों में मैच्योर नहीं हो जाती और आपकी बॉन्ड यील्ड में और मार्केट की प्राइस में आर्बिट्रेशन है, तो हम इस आर्बिट्रेशन से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कि थोड़ी सी इसमें अपटेक है, उससे मुझे मेरा ये अंदाज़ा है कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली ओपन होकर साइडवेज रहेगी प्राइस, और ऊपर का हम 40,181 का एरिया टेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ऊपर जाते फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वहाँ से अगर प्राइस रिवर्सल होती है तो फिर वो एरिया एक अच्छा एरिया होगा, 40,180 का एरिया होगा अच्छा शॉर्ट करने के लिए। लेकिन मैं शॉर्ट की कॉल भी दूंगा अपने फेसबुक पे और अपने टेलीग्राम पेज पे ज़रूर दूंगा। तो ये हो गया हमारा प्राइस सेक्शन। मैंने ये कहा था कि मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा वॉल्यूम्स के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया प्राइस सेक्शन। हमारा ये जो क्रूड है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस, ये ग्रेजुअली प्राइसेस गिर रही हैं, और ये जो नेक लाइन थी 5 अक्टूबर की और पीछे 3 सितंबर की, ये नेक लाइन ब्रेक हो गई है। मतलब यहाँ पे एक बॉटम बना, फिर सेकंड बॉटम बना और थर्ड बॉटम पे प्राइस ने नीचे कट डाउन किया, और इस वक्त प्राइस जो है वो इस ट्रेडिंग अराउंड $35.79 पर बैरल। तो ये जो डिक्रीजिंग जो आपकी फॉलिंग प्राइस है ऑयल की, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी पावर सेक्टर पे, पाकिस्तान पे। तो ऑयल की प्राइसेस गिर रही हैं, आपका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो यहाँ से देखते हैं कि स्टेबल होता है कि नहीं, लेकिन आपका रुपी जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग हो रहा है। रुपी कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि आपकी इंपोर्ट सस्ती होंगी और आपका जो करंट डेफिसिट है वो कम होगा इंपोर्ट सस्ती होने से, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो रुपी कॉन्स्टेंटली स्ट्रांग हो रहा है और आपका बॉन्ड यील्ड में देखते हैं कि स्टेबिलिटी आती है कि नहीं। और फिर क्योंकि
जब रुपया आपका स्ट्रांग होता है तो आपकी बॉन्ड यील्ड को ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ भी अगर थोड़ी सी ये जो डिस्पैरिटी, क्योंकि अपटिक करके प्राइस जो है वो इससे 29 को यहाँ से अपटिक करके $9.856 पे यहाँ पे आगे क्लोज होती है। तो ये थोड़ा सी अपटिक आई है इसमें बॉन्ड यील्ड में, तो और ये पॉजिटिव क्लोज था। और अगर कल प्राइस थोड़ा सा ऊपर खुलती है तो फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकती है 40,180 के एरिया तक और साइडवेज रह सकती है। लेकिन अभी तक सेंटीमेंट स्टिल नेगेटिव एंड मार्केट्स आर अंडर प्रेशर, जब तक कि आगे पॉलिटिकल क्लैरिटी नहीं आती है और कोविड की अभी से लॉकडाउन होना शुरू हो गए मुख्तलिफ मुल्कों में, जो आने वाले दिनों में और टाइट होंगे। तो अभी हम इसमें स्टांस अपना बेरिश रखेंगे। अच्छा, आप चलते हैं वॉल्यूम्स की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा था, तो मैंने ये किया कि पिछले जो 3 महीने के वॉल्यूम्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के, इसमें मैंने फीपी लीपी के दोनों का वॉल्यूम इकट्ठा किया है। जिसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि पहले शायद आपने इस तरह इस एंगल से नहीं देखा होगा। अगर हम अगस्त में चले जाएं तो अगस्त में आप ये देखें कि अगस्त में जो नेट सेलिंग थी हमारी लोकल मार्केट में लीपी में, वो थी 23,80,707 शेयर्स की हमारी नेट सेल थी, ठीक है, लोकल मार्केट में। और वो उसकी वैल्यू बनती है शेयर्स की $6.8 मिलियन। ये 6,847,976 ये हमारी नेट सेल थी। अब अगर हम देखें फिपी का डाटा, तो फिपी ने जितनी वहाँ पे लोकल में नेट सेल थी उन्होंने उतना ही नेट बाय किया, 23,80,707 शेयर्स उन्होंने बाय की, जो कि लोकल मार्केट ने सेल किए नेट में। टोटल जो डिफरेंस आता है वो सेल किए उतने ही फॉरेन मार्केट में बाय हुए, उसकी वैल्यू वही बनती है जो कि लोकल आपका सेल है। तो अगर आप फीपी लीपी को इकट्ठा करके देखें तो जितने वॉल्यूम की खरीदारी हुई शेयर की 13 बिलियन की, उतने ही की सेल हुई और जो नेट वैल्यू जीरो है। मतलब जहां से मार्केट शुरू हुई थी अगस्त में, जो खरीदा गया माल पूरे अगस्त में वो सारे का सारा बिका, ठीक है, और नेट वैल्यू जीरो है, नेट वॉल्यूम भी जीरो है, नेट वैल्यू जीरो है और नेट यूएसटी भी जीरो है। जितने का माल खरीदा गया उतने का सारा बिका और 000 है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि 23 मिलियन शेयर्स लोकल मार्केट में बिके और फॉरेन मार्केट ने खरीदे, और जो वहाँ बिका वो वहाँ खरीदा गया और इसकी वैल्यू है तो नेट फैक्ट जीरो है। अब हम चले जाते हैं सितंबर में। अगर हम सितंबर का डाटा देखें तो सितंबर में हम चले जाते हैं जी कि हमारा यहाँ पे ग्रैंड टोटल क्या बनता है। ये आ गया जी हमारा सितंबर का डाटा। सितंबर में हमने 72,415,999 की नेट बाइंग की, और जो हमारे नेट परचेस शेयर थे, जो नेट बाइंग थी हमारी लिपी में, वो 263 मिलियन शेयर्स की थी, 263,453,957। ये शेयर्स हमने टोटल मार्केट में नेट खरीदे। मतलब टोटल बाय ये थी, उसकी वैल्यू ये थी, टोटल सेल ये था और उसकी वैल्यू ये थी, और नेट जो इफेक्ट है ये कि 263 मिलियन शेयर एक्स्ट्रा जो नेट जो हमने खरीदे उसकी वैल्यू ये थी। नेट बाइंग थी ओवरऑल सितंबर में लोकल मार्केट में। अब अगर हम फीपी का डाटा देखें तो फीपी के डाटा में जो 225 मिलियन शेयर्स की सेल थी, तो इसमें सितंबर में फॉरेन मार्केट ने नेट सेलिंग की है सारी। 225 मिलियन शेयर्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट से बिके हैं, और उसमें हम 55 में ऐड कर दें तकरीबन 8 मिलियन शेयर्स एक्स्ट्रा हमारी लोकल मार्केट में एक्स्ट्रा सेल हुए हैं। उसमें वो 8 मिलियन जो है एक्स्ट्रा हमारी मार्केट में वो बाय किए गए। 255 वो सेल हुए जो यहाँ पे बाय किए गए, और 8 मिलियन एक्स्ट्रा और शेयर बाय हुए। तो टोटल हमारी नेट बाय थी जो कि 72,415,999 की हमारी नेट बाय थी। और उसमें जो ये है फीपी है उसमें नेट सेलिंग थी $33,296,010। तो उसका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस बनता है 39,119,989। तो 39 मिलियन की नेट
हमारी परचेस थी। मतलब कि यहाँ पे हमने 72 मिलियन की नेट हमारी बाइंग थी लोकल मार्केट में, लेकिन फॉरेन मार्केट में फॉरेन जो थे फीपी में 33 की सेल थी, तो नेट हमारी जो बाइंग थी 39 मिलियन 119,989 की थी। ये था हमारा सितंबर। तो अगर हम चले जाएं अक्टूबर में, तो यह फिगर याद रखें 39,119,989 की। अब हम चले जाते हैं अक्टूबर में। तो अक्टूबर में क्या हुआ कि जो हमारी नेट बाइंग बनती है 39 मिलियन की, उसमें नेट बाइंग बनती 39 मिलियन की सितंबर में, वही हमारी अक्टूबर में वो हमारी नेट बाइंग अक्टूबर में उतनी ही रहती है। जो मतलब डिफरेंस आता है फीपी और लीपी का सितंबर में 39 मिलियन 119,989, ये आप फिगर ये देखें अक्टूबर की, और इसका मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो सितंबर की ये आपकी नेट फीपी लीपी दोनों को मिला के नेट बाइंग थी, टोटल दोनों मार्केट्स मिला के 39 मिलियन की। अब आ जाते हैं अक्टूबर में, तो उसमें आपकी नेट जो लोकल मार्केट की नेट है वो उतनी है 39,000, और जो पिछली टोटल नेट आपकी वो थी बाइंग लोकल मार्केट में नेट बनती है, उतने ही 39,119,998 फॉरेन ने सेल किया। तो फिर क्या हुआ, फिर वो नेट जीरो है। मतलब क्या हुआ कि जितना वॉल्यूम बाय किया गया उसकी ये वैल्यू बनती है, उतना ही वॉल्यूम सेल हुआ अक्टूबर में, उसकी वैल्यू बनती है। नेट वॉल्यूम भी कुछ नहीं है, नेट वैल्यू भी कोई नहीं है, और उसका मतलब कि देखा जाए तो कुछ 0 0 0 0 दोनों आपस में एक दूसरे को क्लियर कर देते हैं। मतलब कि इसमें इस तरह ये हुआ कि जितने का मार्केट माल जो है वो फॉरेन ने बेचा, उतने का माल लोकल ने खरीदा। और अगस्त में ये हुआ था कि जितने का माल लोकल ने बेचा उतना फॉरेन ने खरीदा था, और फिर वापस में जितना वॉल्यूम खरीदे गए थे उतनी ही वॉल्यूम की सेल हुई अगस्त में। सितंबर में जो डिफरेंस आया था वो नेट आया था 39 मिलियन का। वो 39 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो फॉरेन ने मजीद बेच दी, उतनी वो हमारी नेट बाइंग थी, उतनी नेट सेलिंग आ गई, और फिर आपस में एक दूसरे को उन्होंने क्या कहते हैं स्क्वायर कर दिया। तो जितनी वॉल्यूम खरीदे गए पूरे मंथ में, उतना ही सारे का सारा वॉल्यूम बेचे गए, और नेट इफेक्ट जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं हो रही। जितना भी मार्केट में शेयर उठाया जा रहा है उसको विद इन अ मंथ डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। तो इससे मुराद ये कि आपकी मार्केट जो है वो हाली वॉलेटाइल है। ऐसे एनवायरनमेंट में आपको अगर अच्छी टेक्निकल नॉलेज होता है तो पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। सितंबर में जितना वॉल्यूम आपने खरीदा उतना ही वॉल्यूम बिक भी गया। अक्टूबर में थोड़ा सा डिफरेंस था, 39 मिलियन का जो नेट आया था सितंबर में, वो अक्टूबर में उतना बेच दिया। लोकल में खरीदा, फॉरेन ने उतना उसको बेच दिया। तो आप लिपी फिपी का डेटा मिला के देखें तो नेट इफेक्ट जो है वो 0 0 0 आता है कि जितना वॉल्यूम खरीदा उतना ही बेचा। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई आपकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो जीरो है। डिलीवरी परसेंटेज से आप ये मुराद होती है कि आपका जो शेयर जो खरीदा जाता है कि आया कि वो मार्केट में लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख भी रहे हैं, सीडीसी में जाके क्या उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके पास रख रहे हैं कि इसको हम अगले 6 महीने साल के रख रहे हैं। तो इस वक्त आपकी मार्केट जो है उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। जो जितना माल उठाया जाता है महीने में उतना ही वो लोग बाय एंड सेल करते हैं। तो मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है, वोलेटिलिटी की है। तो वोलेटिलिटी में अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है तो आप ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये था एक एंगल था डाटा को देखने का जो कि मैंने आपको दिखाया इसके तीनों महीनों को आपस में करके। लेकिन इसके बाद हमको मैं किसी अगली वीडियो में आपको और मजे के इसमें डाटा को स्टडी करके दिखाऊंगा कि आपका जो ब्रोकर है वो फ्यूचर मार्केट में बाय कर रहा होता है, रेगुलर में सेल कर रहा होता है, ऑफ मार्केट में बाय कर रहा होता है, रेगुलर मार्केट में सेल कर रहा होता है। तो वो किस तरह मार्केट मेकिंग करते हैं, अगर आप उस डाटा को भी समझ लें तो फिर आपको डिसीजन मेकिंग में मजीद आसानी होगी। तो आइंदा किसी वीडियो में आपको मजीद इसमें स्टडी करके बताऊंगा कि लोकल और फ्यूचर मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं वो कैसे कर रहे हैं, एक मार्केट में बेच रहे हैं दूसरे में
माल को उठा रहे हैं। तो ये था आज की वीडियो क्विक सी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर शेयर करें, और अगली आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन से स्क्रिप्ट्स के बारे में जानना है, या आपको कौन से ऐसे टेक्निकल लेवल्स के बारे में या ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में सीखना है, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो उस तरह प्लान कर सकूं। तो तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह, और फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।